हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। एम गुरुकुल पर मैं अंकित आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूपी जीके के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आज हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से देखने वाले हैं। तो आइए देर ना करते हुए हम लोग अपनी आज की वीडियो का शुभारंभ करें। हमारे सभी साथी वीडियो को पूरी देखेंगे और अपने सुझाव जरूर बताएंगे। देखिए, सबसे पहले आपका मोटिवेशनल थॉट कह रहा है कि राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। ठीक है, चलते हम लोग अपने आज के क्वेश्चन आंसर पे। और आज का शानदार सा पहला क्वेश्चन आपके लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर और आपकी प्यारी प्यारी नज़रों के सामने ये रहा। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है। पहला विकल्प कह रहा है सहारनपुर, विकल्प दूसरा कह रहा बलिया, विकल्प तीसरा कह रहा सोनभद्र, विकल्प चौथा कह रहा शामली। तो आपको बताना है कि अपना उत्तर प्रदेश जो है इसका सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, यह आपको बताना है। बहुत ही सामान्य सा प्रश्न है यह। तो देखिए, अगर हम लोग उत्तर प्रदेश की बात करें तो इसका कुल क्षेत्रफल हो जाता है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। कितना हो जाता है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। और अगर बात किया जाए कि संपूर्ण भारत में ये क्षेत्रफल के मामले में किस रैंक पर है, तो कल ही की वीडियो हम लोगों ने देखा था कि चौथे रैंक पे है। आपकी यूपी जीके की बढ़िया क्वेश्चन की जो वीडियो हैं आपकी प्लेलिस्ट में सारी वीडियो पड़ी हुई हैं, आप सभी इसको ज़रूर देखिएगा। तो इसके क्षेत्रफल के मामले में जब बात किया जाए तो संपूर्ण भारत में चौथे स्थान पर इसका क्षेत्रफल में आता है। पहले नंबर पर हो जाता है राजस्थान, दूसरे नंबर पे आपका मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र और चौथे नंबर पे आ जाता है आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब कह रहा प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है। अगर हम लोग प्रदेश की संरचना देखेंगे तो लगभग ये चतुष्कोणीय रूप में देखने को मिलती है। और अगर बात करें कि पूरब से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है, पूरब से पश्चिम तक की अगर हम लंबाई देखें तो 650 किलोमीटर कितना हो जाता है, 650 किलोमीटर पूरब से पश्चिम तक की लंबाई हो जाती है उत्तर प्रदेश की। और अगर उत्तर से दक्षिण का क्रम की बात करें तो यह हो जाती है 240 किलोमीटर। क्या हो जाती है? 240 किलोमीटर की लंबाई हो जाती है। 650 पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण 240 किलोमीटर। अब देखिए, अभी क्या बोले कि ये चतुष्कोणीय इसकी संरचना है। जब चतुष्कोणीय है तो भैया जाहिर सी बात इसके चार कोने होंगे और चारों क्या होंगे, चार दिशा में होंगे। तो सहारनपुर की अगर हम लोग बात करें तो सबसे उत्तरी बिंदु क्या हो जाता है, सहारनपुर। क्या हो जाता है? सबसे उत्तरीय बिंदु हो जाता है आपका सहारनपुर। क्या हो जाता है? सहारनपुर। बलिया की बात करें तो सबसे पूर्वी बिंदु, सबसे ईस्टर्न पॉइंट हो जाता है आपका क्या, बलिया हो जाती है। और सोनभद्र की बात करें सबसे दक्षिण में क्या हो जाता है, सोनभद्र हो जाता है। ठीक। और अगर पश्चिम की बात करें तो उत्तर प्रदेश का जो सबसे पश्चिमी जिला है, जो सबसे पश्चिमी बिंदु है, यह हो जाता है आपका शामली। क्या हो जाता है? शामली हो जाता है भैया उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी बिंदु। यानी कि हमारा पहला क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वह विकल्प नंबर चौथा हो जाएगा। ठीक है, चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। और क्वेश्चन नंबर सेकंड भी अपने आप में एक बेहद खूबसूरत सा क्वेश्चन है। कह रहा प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी क्या है। ठीक है, पहला विकल्प कह रहा है लखनऊ, विकल्प दूसरा कह रहा प्रयागराज, विकल्प तीसरा कह रहा वाराणसी, या विकल्प चौथा कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर प्रदेश की जो एक सांस्कृतिक राजधानी है वह क्या होगी, यह आपको बताना है। तो अगर हम लोग इसमें चर्चा करें लखनऊ की, तो लखनऊ क्या हो जाती है, लखनऊ उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी हो जाती है। सारे जो हमारे प्रशासनिक कार्य हैं यह लखनऊ से संपादित होते हैं। तो प्रशासनिक राजधानी हो जाएगी उत्तर प्रदेश की लखनऊ। क्या हो जाएगी? लखनऊ हो जाएगी प्रशासनिक राजधानी। कौन सी राजधानी भैया? प्रशासनिक राजधानी हो जाएगी लखनऊ। और अगर प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज में जाहिर है कि अपना क्या है, उच्च न्यायालय है, तो यहाँ से न्यायिक कार्य होते हैं। तो प्रयागराज हो जाएगी उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी। क्या हो जाती है? न्यायिक राजधानी हो जाएगी उत्तर प्रदेश की प्रयागराज। ठीक है, और अगर हम लोग वाराणसी की बात करें तो वाराणसी क्या है, वाराणसी जो है उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी की उपमा इसे दी जाती है। यानी कि विकल्प नंबर
तीसरा विकल्प संख्या तीसरी यहाँ पे हमारा सही जवाब होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी के साथ ही साथ मैं जिक्र करना चाहूँगा एक और बिंदु का कि जो वाराणसी है, काशी को क्या है कि सबसे प्राचीनतम जीवंत शहर की उपमा भी दी जाती है। और ऐसा कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ की ये भूमि है। तो एक बार प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी हो जाएगी आपकी वाराणसी। क्या हो जाएगी? वाराणसी हो जाएगी। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। और प्रश्न संख्या 3 आपकी स्क्रीन के ऊपर कह रहा है कि भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? विकल्प संख्या पहली मथुरा, विकल्प संख्या दूसरी कह रही कानपुर, विकल्प संख्या तीसरा लखनऊ, या विकल्प संख्या चौथी कह रही आपकी वाराणसी। तो जो भारतीय सब्जी शोध संस्थान है यह कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर देखने को मिलता है? और संयोग की बात है, अपने सौभाग्य का विषय है कि यह भी उत्तर प्रदेश में ही देखने को मिलता है। ठीक है, अब विकल्प आपके 4 दिए हुए हैं, इसी में से जाहिर है कोई एक बिंदु इसका क्या होगा? सही जवाब बन जाएगा। तो भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ पर देखने को मिलता है मेरे भैया, यह आपको बताना है। तो सही जवाब की अगर हम लोग बात करें तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर चौथा। क्या हो जाएगा? वाराणसी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर चौथा आपका वाराणसी बन जाएगा। मथुरा की बात करें तो मथुरा में आपके ढेर सारे आपके जो है संस्थान देखने को मिलते हैं। ठीक है, जिसमें से आपका प्रमुख हो जाएगा बकरी शोध संस्थान जो आपके मखदूम मथुरा में देखने को मिलता है ना। कानपुर की बात करें, कानपुर में आपका दलहन शोध संस्थान हो जाएगा आपका कल्याणपुर में। इसी के साथ ही साथ आपका चीनी शोध संस्थान देखने को मिलता है। लखनऊ की बात करें तो केंद्रीय औषधि शोध संस्थान जैसे अनेक संस्थाएं आपको देखने को मिलती हैं लखनऊ में। खैर यहाँ पर बात कर रहा है भारतीय सब्जी शोध संस्थान की, तो यह आपका वाराणसी के अंतर्गत देखने को मिलता है। और वाराणसी की जब हम लोग बात किए हैं तो एक हम लोग क्वेश्चन देखे थे, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बना था कि भारत माता मंदिर कहाँ पर देखने को मिलता है? तो यह आपके वाराणसी में ही देखने को मिलता है, भारत माता मंदिर। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। और चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है आपका दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? पहला कह रहा है ललितपुर, दूसरा ऑप्शन कह रहा है आपका कन्नौज, तीसरा ऑप्शन आपका कह रहा है मथुरा, या चौथा ऑप्शन आपका कह रहा है एटा। तो दशावतार मंदिर आपका कहाँ पर देखने को मिलता है? उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर दशावतार मंदिर देखने को मिलता है? पहला कह रहा है ललितपुर, दूसरा कन्नौज, तीसरा मथुरा, या फिर एटा। इसमें से कौन सा स्थान है जहाँ पर दशावतार मंदिर देखने को मिलता है? और अगर बात किया जाए कि दशावतार मंदिर की, तो यह बहुत ही एक प्राचीन विष्णु मंदिर है। और अगर बात करें किस स्थान पर है, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के ललितपुर में देवगढ़ नामक स्थान पर। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के ललितपुर में ही क्या है, एक जगह है देवगढ़, और देवगढ़ में यह मंदिर देखने को मिलता है। अच्छा, अगर बात करें कि किस टाइम पीरियड में बना हुआ है, तो यह जो है गुप्तकालीन समय का मंदिर देखने को मिलता है, दशावतार मंदिर, ललितपुर के अंतर्गत, ललितपुर के देवगढ़ के अंतर्गत। ठीक है, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। कहाँ चलते हैं? क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। कह रहा ऋषभदेव जी का जन्म कहाँ हुआ था? बहुत बढ़िया प्रश्न है। ऋषभदेव जी का जन्म कहाँ हुआ था? पहला विकल्प कह रहा है वाराणसी, दूसरा विकल्प है अयोध्या, तीसरा विकल्प कह रहा है श्रावस्ती, या फिर चौथा विकल्प कह रहा कौशाम्बी। तो ऋषभदेव जी का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए, अगर हम लोग उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की जो भूमि है अपने आप में बहुत ही पावन, बहुत ही पवित्र है, क्योंकि यहाँ पे बुद्ध जी का, और उसके बाद देखा जाए तो जैन धर्म का, और इसी के साथ ही साथ देखा जाए चाहे भगवान श्री राम की चर्चा की जाए या की जाए श्री कृष्ण जी की, सबका जन्म स्थान जो है कहीं ना कहीं संबंधित होते हुए दिखाई देता है आपका उत्तर प्रदेश। ठीक, तो ऋषभ जी की अगर हम बात करें, ऋषभ देव जी की बात करें, तो ऋषभ देव जी प्रथम तीर्थंकर हो जाते हैं जैन धर्म के। और इनका जन्म कहाँ होता है यह आपको बताना है। तो अगर हम लोग ऋषभ देव जी की बात करें, किसकी बात करें हम लोग? ऋषभ देव जी की बात करें तो इनका जन्म होता है वाराणसी में। कहाँ पर होता है? सॉरी, इनका जन्म होता है अयोध्या में। कहाँ पर होता है? अयोध्या में होता है, यानी विकल्प नंबर दूसरा हमारा यहाँ पर सही जवाब बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ऋषभ देव जी का जो जन्म होता है वह होता है अयोध्या के अंतर्गत।
और अगर चर्चा की जाए अयोध्या की तो सरयू नदी के तट पर पावन अयोध्या धाम है। और अगर बात किया जाए कि इनके अलावा किसका किसका जन्म हुआ था, वहाँ पर किस जैन तीर्थंकर का जन्म हुआ था, तो अगर बात किया जाए प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव जी की, इन्हीं के साथ ही साथ भगवान अजितनाथ जी द्वितीय तीर्थंकर, और फिर अगर चौथे तीर्थंकर जी की बात करें अभिनंदन नाथ जी, और इन्हीं के साथ में पाँचवें तीर्थंकर सुमित नाथ जी का भी जन्म अयोध्या में होता है, अयोध्या से देखने को मिलते हैं। अगर वाराणसी से बात करें तो यहाँ से सुपार्श्वनाथ जी और भगवान पार्श्वनाथ जी का संबंध हो जाता है वाराणसी से। श्रावस्ती की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ से शोभनाथ जी का, और इसी के साथ ही साथ सांभवनाथ जी का यहाँ से मिलता है जानकारी। तो इस तरह से हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर दूसरा, यानी कि अयोध्या। ऋषभदेव जी का जन्म स्थान हो जाता है अयोध्या से। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा तबला का आविष्कारक किसे माना जाता है। पहला कह रहा मलिक मोहम्मद जायसी, विकल्प दूसरा कह रहा अमीर खुसरो, तीसरा कह रहा सूरदास, या विकल्प चौथा कह रहा इनमें से कोई नहीं। तो तबला का आविष्कारक किसे माना जाता है यह आपको बताना है। भारतीय संगीत में अगर हम लोग देखें तो वाद्य यंत्रों में तबला एक प्रमुख यंत्र के रूप में देखने को मिलता है, और तबले का आविष्कारक किसे माना जाता है, यहाँ से यह प्रश्न आपका पूछ रहा है। तो अगर हम लोग बात करें तबला का आविष्कारक या सितार का आविष्कारक, या इन्हीं के साथ ही साथ कह सकते हैं खड़ी हिंदी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो उन्हें जाना जाता है तूतीय हिंद। किसको? तूतीय हिंद, यानी कि अमीर खुसरो जी को। ठीक है, किसको? विकल्प नंबर दूसरा हमारा सही हो जाएगा, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो साहब की अगर हम लोग बात करें तो इनका जन्म होता है 1253 में। कब? 1253 में होता है। कब होता है? 1253 में जन्म होता है। कहाँ पर होता है? उत्तर प्रदेश के एटा के पटियाली नामक ग्राम में। तो अमीर खुसरो जी का जन्म हो जाता है एटा के पटियाली नामक ग्राम में 1253 में। और इन्हें क्या किया था कि तबला का आविष्कार किया, सितार का आविष्कार किया, और इन्हें खड़ी हिंदी का जनक के रूप में भी जाना जाता है। चलते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? कह रहा फिराक गोरखपुरी का वास्तविक नाम था। ठीक, फिराक गोरखपुरी का वास्तविक नाम था। पहला कह रहा रघुपति सहाय, दूसरा कह रहा है राम शरण सिंह, तीसरा कह रहा मौलवी अहमद शाह, या चौथा कह रहा है विरजिस कादिर। फिराक गोरखपुरी का वास्तविक नाम क्या था? तो देखिए फिराक गोरखपुरी जी के अगर हम लोग वास्तविक नाम की बात करें तो कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे कोई अपनी रचना लिखा, जैसे आप मान लीजिए आपका नाम है रामू और आप कविता अपनी लिखते हैं, तो क्या करेंगे अपना नाम बदल कर बहुत से लोग अपनी कविता लिखते हैं। जैसे कि बहादुर शाह जो है, बहादुर शाह जफ़र नाम से अपनी कविता लिखा करते थे। तो अगर फिराक गोरखपुरी साहब का बात करें तो इनका जन्म हो जाता है उत्तर प्रदेश में, गोरखपुर के नामक स्थान से संबंधित हो जाते हैं। और इनके अगर वास्तविक नाम की बात करें कि इनका वास्तविक स्वरूप क्या था, वास्तविक नाम इनका क्या था, तो याद रखिएगा इनका वास्तविक नाम हो जाता है रघुपति सहाय। क्या नाम हो जाता है? रघुपति सहाय। और यह जो है उर्दू भाषा के प्रमुख शायरीकार थे, बहुत ढेर सारी इन्होंने शायरियाँ लिखी उर्दू भाषा के अंतर्गत। तो रघुपति सहाय जी का जो उपनाम हो जाता है फिराक गोरखपुरी, और फिराक गोरखपुरी नाम से क्या करते हैं कविता लिखा, शायरी आदि लिखते हैं, अपने साहित्य धारा को आगे बढ़ाते हैं। चलते हैं आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। और आप सभी साथियों से निवेदन है कि चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और अधिक से अधिक मात्रा में इसे लाइक भी करिएगा। बहुत जल्द ही हम लोग क्या करेंगे, इसी वीडियो के अंतर्गत, इसी जो अपनी वीडियो है इसी में 5 से 6 क्वेश्चन हम लोग और बढ़ाएंगे ग्रामीण परिवेश के। तो हमारा क्या होगा, यूपी जी के और ग्रामीण परिवेश दोनों हिस्से जो है कवर हो जाएगा। ग्रामीण परिवेश और यूपी जी के आपके लेखपाल एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि चर्चा इसमें तेज हो गई है कि लेखपाल का भर्ती आपके सामने बहुत ही जल्दी देखने को मिलने वाली है। 8वां क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 1857 के आंदोलन में बरेली से नेतृत्व किसने किया था। ठीक, 1857 के आंदोलन में बरेली से नेतृत्व किसने किया था? पहला कह रहा खान बहादुर शाह, दूसरा कह रहा कुंवर सिंह, ऑप्शन तीसरा कह रहा है मौलवी अहमद शाह, चौथा कह रहा है विरजिस कादिर। तो 1857 के आंदोलन में बरेली से नेतृत्व किसने किया था?
अगर 1857 की हम लोग क्रांति की बात करें, आंदोलन की बात करें, तो उसमें सर्वाधिक जो सैनिक थे वो कहाँ से देखने को मिलते थे? वो देखने को मिलते थे अपने अवध प्रांत से। कहाँ से? अवध प्रांत से देखने को मिलते थे। खैर, यहाँ बात करें 1857 की क्रांति में बरेली से नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो कैसे भूल सकते हैं 1857 की क्रांति और उसमें बरेली से नेतृत्व किए थे खान बहादुर। कौन किए थे? खान बहादुर साहब के द्वारा यह नेतृत्व किया गया था। कुंवर सिंह को कैसे भूल सकते हैं? बिहार के लाल कुंवर सिंह जी, जिन्होंने 80 वर्ष की अवस्था में अंग्रेजों से डटकर मुकाबला किया था। तो 1857 के आंदोलन में बरेली से नेतृत्व किसने किया था? सही जवाब हो जाएगा खान बहादुर शाह। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है पश्मीना ऊन की प्राप्ति होती है। पहला कह रहा बकरी से, ऑप्शन नंबर दूसरा कह रहा खरगोश से, ऑप्शन नंबर तीसरा कह रहा याक से, ऑप्शन नंबर चौथा कह रहा भेड़ से। तो पश्मीना ऊन की प्राप्ति किससे होती है? पश्मीना ऊन की बात करें तो बहुत ही एक उच्च कोटि का होता है यह ऊन, और इससे जो बनते हैं गर्म कपड़े, ये पूरी दुनिया में इसकी जो है डिमांड रहती है और भारी मात्रा में इसका निर्यात किया जाता है। बहुत ही फेमस है यह पश्मीना ऊन, और काफ़ी जाहिर सी बात है कि इतनी अगर इसके अंदर खूबी है तो कहीं ना कहीं इसकी जो कीमत भी ज़्यादा होगी, तो इसकी कीमत भी ज़्यादा है। और पश्मीना ऊन जो है काफ़ी गर्म होता है ये। अब प्रश्न ये पूछ रहा है कि मिलता कहाँ से है? तो देखिए, जो भारत है, भारत और नेपाल के आसपास के इलाकों में एक बकरी पाई जाती है। इसी चीज़ को क्या करते हैं, ऊन की प्राप्ति होती है, पश्मीना बकरी से ही ऊन की प्राप्ति होती है। इस वजह से को क्या कहते हैं, पश्मीना ऊन के नाम से जानते हैं। तो पश्मीना ऊन मिलता है हमको बकरी से, सही जवाब हो जाएगा। अगर हम लोग खरगोश की बात करें तो खरगोश से भी एक ऊन हमको प्राप्त होता है, जिसे किस नाम से जानते हैं? अंगोरा ऊन के नाम से जानते हैं। यह भी काफ़ी अपने आप में फेमस ऊन है, काफ़ी पॉपुलर ऊन है की क्वालिटी होती है ये, और इसकी भी डिमांड काफ़ी अधिक होती है। तो पश्मीना आपका संबंधित हो जाता है बकरी से, बोकरी से, और आपका अंगोरा संबंधित हो जाता है आपका खरगोश से। ठीक है, चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, और आपने आज का लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा थाना दिवस कब मनाया जाता है? पहला विकल्प कह रहा है माह के पहले व तीसरे मंगलवार को, विकल्प दूसरा कह रहा माह के पहले व तीसरे सोमवार को, विकल्प तीसरा कह रहा महीने के दूसरे व चौथे शनिवार को, ऑप्शन नंबर चौथा कह रहा माह के दूसरे और